इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना आता है क्या? 1.6 ×10⁻⁻⁹ जूल जूल कैंसिल होगा, 1/s यानी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है। करिए सॉल्व, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। 2 × 1.6 मतलब 3.2, ऊपर कितना बन रहा है 3.2, नीचे कितना है 6.6। रफी बता दीजिए क्या आना चाहिए। 66 है, अप्रोक्स 64 मानकर भी करेंगे तो 32/64, ये कितना हुआ लगभग 0.5 और पावर हो जाती है 15। 34 में से 90 कम हुआ तो क्या हुआ 15, तो बोलो ये आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है सब लोग करिए। 48 सब कर सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, करा क्या? 48 क्वेश्चन क्या लिखा है? फोटो डायोड के बारे में बात करिए। फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर जिसका बैंड गैप 2.5 है। तो आपको पूछा है कि क्या है डिटेक्ट द वेवलेंथ। सो क्या हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा था लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला लिखा था, तो अप्लाई कर दीजिए लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स कितना होगा 12400 डिवाइड बाय डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा ईजी आपको दिया हुआ है 2.5, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, 2.5 को 5/2 लिखकर सोल्व कर सकते हैं। 5/2 हो जाएगा आराम से। सो 5 को कट करेंगे आएगा 5 2 जा 5 4 जा 5 8 जा 2 2 0 2 8 6 1 2 4 9 2 2 जा 496। देखो मैंने कर दिया इसको, फटाफट से कर दो, कुछ नहीं किया, एक डिवाइड किया, कर सकते हैं क्या? अच्छा 4960 ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमने मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली है और उससे कम वेवलेंथ सारी की सारी को डिटेक्ट कर सकता है। तो बोलो आंसर्स क्या आएंगे? फर्स्ट आंसर आएगा 4000 बोलो, समझ आ गया? कर लिया सबने? ओके 49 पर आइए सब लोग, 49 को करिए। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा, ये पिछले साल की क्वेश्चन है दोनों, है ना, मतलब लास्ट ईयर की 9 8 AFM 8 और 9 करिए। फिर से फोटो डायोड है जिसका बैंड गैप दिया है 2, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड। हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए भी फॉर्मूला लिख लिया था। सो h न्यू मिनिमम इज व्हाट डेल्टा Eg। हमने कहा था फोटो डायोड कम से कम अगर उसको डेल्टा Eg जितनी एनर्जी दी जाए तब तो वो एक्सेप्ट करता है, अगर डेल्टा Eg से भी कम एनर्जी दी जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता। सो h न्यू मिनिमम शुड बी डेल्टा Eg। तो यहाँ पर न्यू मिनिमम निकाल सकते हैं, न्यू मिनिमम कितना आएगा डेल्टा Eg बाय h। अब दोनों वैल्यूज लिखिए, h की वैल्यू सबको पता है, h की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर -34 क्या जूल सेकंड, ये h का यूनिट होता है। यूनिट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, E बराबर h न्यू होता है जैसे, ठीक है, E बराबर h न्यू। यहाँ से h का यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा, E का यूनिट क्या है जूल, और न्यू नीचे गया, न्यू का यूनिट क्या होता है पर सेकंड, तो जूल सेकंड हो जाएगा क्या, ठीक है, यूनिट लिख दिया। अच्छा डेल्टा Eg क्या दिया आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ऐसा यूनिट है क्या? इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है, खासकर कैलकुलेशन करते वक्त ये आप ऐसा यूज कर रहे हैं, ऊपर भी ऐसा यूज ही करना है। बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना आता है क्या? 1.6 ×10⁻⁹ जूल जूल कैंसिल होगा, 1/s यानी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है। करिए सॉल्व, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। 2 × 1.6 मतलब 3.2, ऊपर कितना बन रहा है 3.2, नीचे कितना है 6.6। रफी बता दीजिए क्या आना चाहिए। 66 है, अप्रोक्स 64 मानकर भी करेंगे तो 32/64, ये कितना हुआ लगभग 0.5 और पावर हो जाती है 15। 34 में से 90 कम हुआ तो क्या हुआ 15, तो बोलो ये आ रहा है, और अगर पॉइंट निकाल दें तो 10 की पावर 14। बोलो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देख लीजिए, तो देखिए कैलकुलेशन आपको करनी होती है, ठीक है ना, हर बार कैलकुलेशन क्लास में तो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करें, है ना। ये कैलकुलेशन की आदत डालो, मॉडर्न फिजिक्स में भी आप जानते हैं कैलकुलेशन इस तरह की करनी होती है, रफ कैलकुलेशन अप्रोक्स कैलकुलेशन, इनके लिए प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। सिर्फ ये नंबर लिख करके नहीं छोड़ना कि बस अब आगे तो हो जाएगा, पास में जाए। तो कितना आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, बस ध्यान रखिए, और यूनिट्स का भी स्पेशल ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। हो गया, चल सकते हैं आगे, चलिए। तो इसके बाद ये था, लिख लिया आगे, नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ।
कर लिया, कर सकते हैं ना? चलो इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा डिवाइस है। एलईडी क्या कर रहा है? लाइट दे रहा है। कितनी लाइट दे रहा है एलईडी? जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके बैंड गैप के बराबर। याद है एलईडी कितनी लाइट देता है? जितना बैंड गैप डेल्टा ई होता है उतनी या उससे थोड़ी कम, क्योंकि कुछ पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। दूसरा फोटो डायोड, थोड़ा फोटो डायोड क्या कर रहा है? जब हम उसको लाइट दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, जिससे फ्लो होने वाला करंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो फोटो डायोड का हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा लाइट इंसिडेंट करेंगे उतने ज्यादा चार्ज कैरियर उसमें बनेंगे, उतना करंट इसमें फ्लो होगा। हमने कर्व भी देखे थे ना, I1, I2, I3, याद है? चलिए, तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट और एक लास्ट है सोलर सेल। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सब लोग सुनिए, इसमें लिखना नहीं है, बाद में लिखना। सोलर सेल क्या चीज है? जैसे आप पता ही आपको सोलर पैनल तो बहुत वाइड यूज हो रहा है, हर बिल्डिंग के ऊपर आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं सोलर पैनल। क्या करता है सोलर पैनल? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक लाइन, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब हमने जो उसको लाइट दी है उसको वो करंट बनाकर हमको देगा। तो यहाँ पर जो सोलर सेल है वो छोटे छोटे सोलर पैनल जो है वो छोटे छोटे सोलर सेल से मिलकर बनता है। छोटे छोटे, जैसे आपको मान लो आपके पास घड़ी वाले सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल होता है और आपको 15 वोल्ट चाहिए, तो ऐसे आप 10 सेल लेकर उनको सीरीज में जोड़ दो। 1.5 1.5 1.5 10 सेल जोड़ोगे तो कितना हो गई? 15 वोल्ट। तो ऐसे ही सोलर सेल, सोलर पैनल जो है वो कई सारे छोटे छोटे सोलर सेल को जोड़ने से बनता है। तो यहाँ पर सोलर सेल क्या होता है उसको हम पढ़ रहे हैं, और सोलर सेल कैसे वोल्टेज बनाता है या करंट बनाता है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज है कि सोलर सेल से हमें करंट लेना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये हम कर सकते हैं कि हम खुद उसमें बैटरी लगा दें, हम खुद उसमें बायसिंग कर दें। आप एलईडी पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग, फोटो डायोड पढ़ रहे हैं रिवर्स बायसिंग, लेकिन सोलर सेल में अगर हम ही बैटरी लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नो बायसिंग। सोलर सेल का जो भी सोलर सेल होगा, फोटोवोल्टिक सेल होगा, उसमें बायसिंग नहीं करते, कोई बैटरी नहीं लगाते। दूसरी खास चीज है इसमें कि जो सोलर सेल होता क्या है? डायोड ही होता है, और ऑलमोस्ट ये आपका फोटो डायोड ही होता है। फोटो डायोड का मटेरियल सब कुछ फोटो डायोड, बिल्कुल फोटो डायोड। सिर्फ एक फर्क, एक तो बायसिंग नहीं करें, दूसरा ये कि इसमें डोपिंग जो होती है वो हम लो रखते हैं, इंटेंशनली इसमें डोपिंग हम कम रखते हैं। अच्छा, क्यों रखते हैं? और डोपिंग कम करने से क्या होगा आप देखो, अगर किसी भी क्रिस्टल में पी एन डायोड में अगर डोपिंग करोगे तो क्या उसका असर आपकी डिप्लेशन लेयर पर पड़ेगा? क्या होगी? डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी। लो डोपिंग करने पर डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी। मतलब अच्छा ही पढ़ रहे हो आप तो घर जाकर, है ना? और पता नहीं 20 बार तो ये बात कर भी ली होगी शायद, डोपिंग का विड्थ पर इफेक्ट। तो डोपिंग जब कम करते हैं तो उस केस में विड्थ जो होती है वो ज्यादा होती है, और विड्थ ज्यादा होगी। विड्थ ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? मतलब वो रीजन क्रिएट ज्यादा हुआ जहां पर फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट है, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा कौन लोग प्रेजेंट है? इमोबाइल आयंस प्रेजेंट। जितने ज्यादा इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है उतना ही पोटेंशियल बैरियर होगा, क्या? उतना ही जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस हाई जंक्शन फील्ड के लिए हम इस डोपिंग को इंटेंशनली कम रखते हैं, और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या फायदा हो रहा है वो भी समझते हैं। यहाँ पर जंक्शन पर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अच्छा, अब जरा देखते हैं सोलर सेल, सोलर पैनल कब आपको वोल्टेज बनाकर देगा, कब आपको करंट देगा? जब उस पर धूप, जब उस पर लाइट पड़ेगी तभी तो होगा। तो चलिए, अभी तो खाली ये स्ट्रक्चर है अनबायस्ड, ठीक है। अब इस पर अगर हम क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होगा? लाइट ऐसा क्या कर रही है जिससे कि ये सेल बन गया। अब समझिए प्रोसेस इसके सेल बनने का, बैटरी बनने का। तो जब आप इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो होगा क्या? लाइट तो एनर्जी है ना, लाइट क्या कर देगी? लाइट तो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और होल ही तो क्रिएट करेगी। जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा था? थर्मल एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड तोड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगी। यहाँ भी तो वही होगा, और फोटो डायोड में भी तो ये हो रहा था। तो जब लाइट गिरेगी तो होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल बनने शुरू हो जाएंगे, और यही तो करेंगे। और जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट गिरेगी, जितनी ज्यादा तेज धूप होगी, क्या उतना ही ज्यादा अपनी एनर्जी बनती है, मिलती है, मिलती है। तो साफ सी बात है, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतने होल इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगी।
मैं तो एक ही बनाया एग्जांपल के लिए। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रखा ज्यादा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी होल यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी होल को धक्का मार के इधर ले आएगा। क्यों? अरे भाई क्यों ले आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स पर किधर फोर्स लगाएगा? ई की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो इधर इकट्ठे हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स पर किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते जाएंगे वो कहाँ इकट्ठे होते जाएंगे? इस साइड, एन साइड और ये पी साइड। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये वाला जो रीजन है, ये बिल्कुल ये वाला जो कोना है, ये कोना रिच ऑफ होल हो गया। ये वाला कोने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला जो टर्मिनल है बेसिकली, ये टर्मिनल आपका हाई पोटेंशियल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कैरियर्स की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। और ये वाला टर्मिनल आपका लो पोटेंशियल हो गया है। बन गई बैटरी। बैटरी यही तो होती है। बैटरी में क्या होता है, ये एक बैटरी है, बैटरी में ये वाला सिरा हाई होता है, ये वाला लो होता है, बताइए आपको। और खास क्या होता है बैटरी में? बैटरी के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आप करते हो क्या, रेजिस्टेंस लगाते हो, तो रेजिस्टेंस एक पर हाई आया एक पर लो आया, करंट खुद ब खुद हाई से लो हो जाएगा। अब हमारा ये जस्ट इक्विवेलेंट टू सेल हो गया कि नहीं हो गया? दिस टर्मिनल इज हाई पोटेंशियल, दिस टर्मिनल इज लो पोटेंशियल। यूज करो इसको। अब यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे? एक लोड लगा दें, एक बल्ब लगा दें, बल्ब जलाना है तो यहाँ बल्ब लगा दो। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है या नहीं, बताओ? तो करंट किधर से किधर फ्लो होना चाहिए, बताओ मुझे? पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो होगा। ये तो करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आप सबको ये बात पता है कि जो बनने वाली वोल्टेज, इस पे मैं दोबारा आ रहा हूँ, करंट पे दोबारा आ रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट बीच में मैं बोल रहा हूँ कि इस पे बनने वाला जो वोल्टेज है हाई और लो, चार्ज कैरियर का डेंसिटी कब ज्यादा होगा? जब चार्ज कैरियर ज्यादा होगी। और चार्ज कैरियर कब ज्यादा प्रोड्यूस होगी? यस, जब लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये जो पिछले 2005 में क्वेश्चन भी आया कि यहाँ पर बनने वाला ईएमएफ, ईएमएफ सुना क्या होता है? किसी भी बैटरी का ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज बोल दो एक तरह से, है ना? तो ईएमएफ को मैं ब्रैकेट में वोल्टेज भी लिख देता हूँ। जो सेल का है, सॉरी फोटो सेल का, फोटो इसका सोलर सेल का जो वोल्टेज बनेगा, क्या वो उस पर इंसिडेंट होने वाली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए क्या? क्यों बताओ? जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने उसमें फोटॉन्स होंगे लाइट, और जितने फोटॉन्स होंगे वो जाकर उतने ही इलेक्ट्रॉन होल को क्रिएट करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा उतना ही उनका यहाँ एक्यूमुलेशन होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े। साफ है, सारा लॉजिकल है। बस ये पॉइंट एक ज्यादा आपका पॉइंट है, बस इतना ही है ये काम का। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, इसका एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं वो लोग। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच का? हमने हर डायोड में V और I के बीच का बनाया, यहाँ पर भी कोई बनाए। V क्या है? ये वाला सिरा हाई है, ये वाला सिरा लो है, तो इन दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हो गया वोल्टेज, और इस लूप में फ्लो होने वाला करंट हो गया I। इस V और I के बीच हमको कर्व बनाना है। तो मैं कर्व आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने अभी 1 मिनट या 1 सेकंड भी बीच में अगर आपने स्किप किया तो वो कर्व नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि कर्व को देखना और समझना कि वो काफी टफ है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको कर्व बताता हूँ कैसे, लेकिन वो एक बात अच्छी है कि कर्व बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं करंट की डायरेक्शन में चेक करता हूँ कि मुझे कर्व में करंट को ऊपर लेना है कि करंट को नीचे लेना है। तुम मुझे बताओ, जब फॉरवर्ड बायस थी करंट ऊपर लिया था, रिवर्स में करंट नीचे लेते हैं, तो करंट नीचे, रिवर्स बायसिंग में करंट किधर से किधर होता है? N से P होता है या P से N होता है? याद है? अभी बताओ, इस लूप में करंट यहाँ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अंदर कहाँ है? डायोड के अंदर की बात थी। ये करंट डायरेक्शन, तो अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हुई? N से P हुई क्या? तो इसलिए यहाँ पर करंट का स्केल कहाँ लिया जाएगा? नीचे। ठीक है, हाँ, P साइड हाई है, N साइड लो है। ये कब होता है? जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, तो वोल्टेज को उस तरफ भी लेनी। तो ये V हुआ, ये I हुआ। पहले तो ये क्लियर कर दिया, I नीचे को लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस सर्किट में मैंने R जोड़ा है। इसके दो केसेस
को हम सिर्फ देख पाएंगे, पूरे कर्व को नहीं देख पाएंगे। मैं सिर्फ दो केसेस को, दो पॉइंट्स को मैं मार्क करा सकता हूँ आपको कर्व का। दो पॉइंट कौन से, कि अगर इस लोड की वैल्यू में क्या कर दूं 0, मतलब आपको पूछता हूँ अगर ये रेजिस्टेंस 0 हुआ, 0 रेजिस्टेंस अप्लाई करूं तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा मतलब क्या मैक्सिमम होगा। अगर ये आर को मैं घटाते घटाते, मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, एरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल है। मैं आर को घटाते 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 क्या कर दिया मैंने, 0 आर है लिखा है, 0 कर दिया, उस केस में करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अब इस ग्राफ में जहां पर, चलो मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा सोलर सेल, ठीक है, और आपने 0 होने का मतलब कितना, क्या कर देना, ये क्या करा मैंने, 0 रेजिस्टेंस कर दिया क्या, बोलो करा कि नहीं करा, यस। प्लेन वायर से जोड़ देना, प्लेन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड, ये आरएल आप 0 कर रहे हो, और दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, इसी को तो बोलते हैं प्लेन वायर की जोड़नी। तो इस केस में क्या बोल रहे हो आप, इस केस में आप क्या बोल रहे हो, करंट क्या है, मैक्सिमम है क्या, तो बताओ है या नहीं, और इस करंट का नाम मैं आईएससी लिखूंगा, हाँ, तो बेसिकली आपने शॉर्ट सर्किट करा है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग करंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट वोल्टेज की बात करें। अच्छा, ये वाला सीधा अगर V पॉइंट है, V पोटेंशियल है, तो कोई बता सकता है ये वाला कितने पोटेंशियल होगा, पक्की बात V पर होगा, कैसे पता चला, क्योंकि प्लेन तार पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल सेम रहता है। इस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, जबकि इस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है। वेरी गुड, ये एक पॉइंट मैंने निकाल लिया, ये वो पॉइंट। अच्छा, ये वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट। तो पहला पॉइंट मैंने मार्क करना है इस कर्व में, ये वाला वो पॉइंट जहां पर वोल्टेज तो 0 है, लेकिन 0 वोल्ट का कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या है, क्या यहाँ वोल्टेज 0 है, यहाँ वोल्टेज 0 लेकिन करंट क्या है, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क करूंगा। मान लो ये वाला करंट, ये वाला करंट इतना ले लेते हैं, ये इतना ले, इतना काफी। ये आपका ये वाला पॉइंट क्या है, ISC, दिस इज द शॉर्ट। अच्छा, नीचे जाने पर करंट बढ़ेगा और राइट जाने पर वोल्टेज बढ़ेगी। अभी तो मैं लाइन पर ही हूं, मतलब वोल्टेज क्या है 0 और करंट क्या है मैक्सिमम। इस पॉइंट का वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या है, 0। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा केस क्या है। चलो, अगर मैं लोड को क्या कर दूं, 0 की जगह बिल्कुल दूसरी लिमिट, एक लोड लिमिट, एक अपर लिमिट, RL 0 और RL इनफाइनाइट। लोड को मैंने बढ़ा के पूरी तरह से इनफाइनाइट कर दिया। बताओ इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, यस, वेरी गुड, ओपन सर्किट। अरे यार, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में कितना होता है, इनफाइनाइट, तभी तो उसको रिवर्स में ओपन करते हैं, कुछ याद है। तो अब तुम बताओ इसमें कितना करंट होगा, मैक्सिमम, नो डाउट इस केस में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस केस में जो वोल्टेज होगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। यस, कैसे, यस बताओ कैसे मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि समझिए मैं बता रहा हूँ। इस केस में पता क्या हो रहा है, इस केस में वोल्टेज 0 क्यों मिल रही थी, आपने वायर के थ्रू समझा, मैं ये दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब आपने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, जब इसको आप सीधा प्लेन वायर से जोड़ दोगे तो होगा क्या, यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कह रहे हो ना करंट इधर से इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इसके अपोजिट जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ जाएंगे, 6 नहीं लिखता, चलो मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर दौड़ जाएंगे, और इधर कौन है, 6 होल, उन 6 होल के साथ रिकम्बाइन होकर सब कहानी खत्म कर देंगे। यानी इधर का होल खत्म, इधर का इलेक्ट्रॉन खत्म, इधर का हाई पोटेंशियल खत्म, इधर का लो पोटेंशियल खत्म। क्या मिला, वोल्टेज कितना मिला, 0। तो ये स्टेट थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उस इंस्टेंट पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया, तुरंत ये सारे इलेक्ट्रॉन दौड़े हैं ना इस तार में से, इसलिए हमने बोला करंट इज मैक्सिमम। अगर रेजिस्टेंस होता तो उतना नहीं दौड़ पाते, करंट थोड़ा कम होता, लेकिन शॉर्ट सर्किट किया, ये दौड़ गए, वोल्टेज 0 मिला, क्लियर है, करंट मैक्सिमम मिला, ये क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोलो कहां से दौड़ के जाए, छलांग मार के जाए, कैसे जाए बताओ, जाएंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पर वो एज इट इज है, तो एज इट इज इनका पोटेंशियल बड़ा है या नहीं है, तो एज इट इज इनका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, मेंटेन है, सो दैट्स व्हाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मैक्सिमम।
समझ आया क्या? बस ये तो इस पॉइंट को मैं मार्क करूं और करके तो वो पॉइंट कहाँ होगा जहां पर आई 0 है। आई 0 क्या है? क्या ये एक्स के अंदर आई 0 है क्या? आई का बढ़ता है नीचे जाने, ये मान लो यहाँ पर क्या यहाँ पर आई 0 है? और इस पॉइंट पर क्या वी कुछ वी है? ये वाली वैल्यू VOC, ये वाली वैल्यू क्या ये कुछ वोल्टेज है? इसको मैं ओपन सर्किट वोल्टेज बोल दूं, ये मेरी मैक्सिमम वोल्टेज है। इस पॉइंट पर करंट क्या है? 0। तो मैंने बस 2 पॉइंट ही मैं आपको समझा सकता हूँ, पूरा करो नहीं समझा सकता। पूरा करो मैं सीधा बताऊंगा कैसे। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या था? 0। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से धीरे धीरे बढ़ाओगे करंट क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला कर्व जो होगा यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। अरे क्या हो रहा है? ऊपर जाने का मतलब करंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था? 0। रेजिस्टेंस आपने जैसे जैसे बढ़ाना शुरू किया करंट घटता 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 करंट क्या हो गया? बस ऐसे याद रखें। और एल्स आप इस कर्व को सीधा याद रखें। आपको बनवाएगा थोड़ा ना वो कि कैसे बनाया प्रूफ करो। बात समझ आई? सिर्फ इतनी बार पूछेगा, इस पे कोई सवाल नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इतनी बार पूछ सकता है कि ये कौन है, मतलब ये किसका है। ठीक है, ये सोलर सेल का कर रहा है। एल्स ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ये लॉजिक से बताया, ये आप ही ने मुझे बताया आई मैक्स होगा या आई 0 होगा, उसी से तो मैंने बात की। ठीक है, तो आप दोबारा जाकर घर और देख लेना। ठीक है, करिए इसको, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए फटाफट से। ठीक है, ये कर दीजिए। तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, सोलर सेल कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमें 1-2 बातें पता होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। बात यह है कि टॉपिक इसमें कम रखनी है और ऐसी इसमें करनी नहीं है। और तीसरी चीज कि बनने वाली वोल्टेज लाइट जितनी गिराओगे उस पर डिपेंड करती है। दैट्स वो 3 पॉइंट तो लिखे। ठीक है, और कोई चौथा पॉइंट अगर पूछा भी तो बस ये पूछ सकता है किस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे सोलर सेल बनाने में, जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर वो फोटो वाले गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फाइड, उन लोगों का यूज करें। ठीक है, वो एक आध एग्जांपल लिखा हुआ है ELP में, वो आप देख लेना। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो याद करने वाली बात है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें, कर्व को सीधा याद रखें। ठीक है, लॉजिक मैंने बताया है, लेकिन आप लॉजिक से जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस एक हल्की सी बस इमेज रखो कि हाँ ये इसका कर्व होता है, तो हमें इसमें ज्यादा कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। सो यूज कैसे करते हैं? यहाँ बल्ब लगाओ, बल्ब जलेगा, कैसे यूज करते हैं? बल्ब, और क्या, लोड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ बल्ब लगा दी। अब सोलर सेल क्या करता है, ऊपर सोलर पैनल क्या करता है, ऐसे नहीं यूज करते हैं। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, घर में आपको कौन सी सप्लाई चाहिए, AC चाहिए, DC चाहिए? सारे अप्लायंस AC पर ही तो चल रहे हैं, लेकिन जो सोलर पैनल जो वोल्टेज बना रहे हैं तो बैटरी बन रही है। तो बातें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं, हमें थोड़ा पता है सब। सोलर पैनल आपने अपनी छत पे लगाया, ठीक है, और सोलर पैनल के साथ एक थोड़ा सा एक सोलर किट भी तो लगता है, या इन्वर्टर भी तो लगता है सोलर सेल के साथ। इन्वर्टर का काम क्या होता है? DC को AC, AC को DC में बदलना। ठीक है, आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके साथ बैटरी लगी हुई है, वो क्या कर रहा है? वो जो AC करंट आ रहा है उसको DC में बदल रहा है, और उस DC से बैटरी चार्ज हो रही है। घर की लाइट गई तो क्या होगा? बैटरी जो DC से जो बैटरी से DC करंट मिला, इन्वर्टर ने फिर से उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? DC को AC बनाकर आपके पंखे को दिया, पंखा चल रहा है। ऐसे ही सोलर सेल में भी होता है। सोलर पैनल के आगे इन्वर्टर लगता है, ठीक है, जो कि DC को AC में बदलता है। जब लाइट चली जाती है तो सोलर सेल पे घर की लाइट चलती रहती है, सोलर पैनल से। अब उनको सीधी बात ध्यान दीजिए, बाकी जो जैसे नॉलेज की बातें हैं इसका आपने को पूछेगा। करिए इसको फटाफट से करिए, इतना कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, नोट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉड्यूल में, आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे बहुत आराम से।
ठीक है, क्योंकि मैंने वो पॉइंट ऐड कर दिया इसमें जिस पर सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आराम से कर लोगे आप। यहाँ पर ये कर सकते हो, इनको हटा दो, अगर बना दिया तो कोई बात नहीं, बना दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पड़े तो ये चीज प्रूव हो रही है ना, यहाँ के चार्ज के लिए खत्म, वोल्टेज खत्म, यहाँ चार्ज के प्रेजेंट है, वोल्टेज प्रेजेंट। ठीक है, अगर थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया करो जल्दी से। तो बस अपने 2 लेक्चर का करके कवर बाकी है, तो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, है ना। लेकिन लास्ट जो लेक्चर अपन पढ़ेंगे वो लॉजिक गेट पढ़ेंगे, उसका जरूर ध्यान देना है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर लॉजिक गेट सवाल आता ही, और वो तो आराम से हो जाएगा अगर आप उसको बस लेक्चर पढ़ के और कुछ क्वेश्चन उसके कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे, हो गया, चले चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड बनाओ मैं, है ना, करो। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, उसमें जो मेन मेन जो चीजें हैं, हालांकि जिसपे सवाल हो जाए बस आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का बेसिक लिख रहा हूं मैं, अगर किसी ने ट्रांजिस्टर पहली बार सुना है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि बिना पता हुए कि ट्रांजिस्टर होता है कि अपन फिर उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर जैसे आपने डायोड पढ़ा वैसे ही ट्रांजिस्टर है। ठीक है, सब लोग लिखो जरा, साथ साथ लिखो, फिर बताता हूँ। ठीक है, फटाफट साथ साथ लिखिए। एन पी एन पी एन पी, ठीक है, ई पी जंक्शन, सी जंक्शन, एमीटर, कलेक्टर, बेस। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए सिंबल। ये सिंबल कंप्लीट है अभी, इसमें मैं एक्सप्लेन करते हुए बात करता हूँ। हो गया,
हाँ कर लीजिए। सीक्वेंस ध्यान में कैसे कर रहा हूँ, ये लिखना है पहले, फिर ये लिखना है, ठीक है? फिर पूरा 400 की फैमिली है ना, ऐसे नहीं करना है, लगे रहना। फटाफट करिए इसको, दिख रहा है साफ साफ, पूरा इसमें स्पेस रख के लिखा है सारा है। जिसके चश्मा नहीं लेता हो वो भी कुछ टाइम के लिए चश्मा लगाना शुरू कर दो, है ना? बड़ा बड़ा दिखेगा फिर आपको, है ना? तो फिर तो डबल चश्मा लगाना शुरू कर दो, मतलब थोड़ा बना ले, और चश्मे से ऐसे क्लैरिटी तो आती है ना, तो फिर ऐसे पीछे वाले ऐसे सिलरी मसल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, है ना? आंखें वीक हो जाएगी फिर तुम्हारी, फिर घर वाले के कोटा गए तो चश्मा लग गया, है ना? बहुत पढ़ाई करते हो। तो पीछे ले बैठिए, ठीक है? किसी को बिल्कुल ही नहीं दिखता तो वो दूरबीन लेके बैठे, ठीक है? देखता रहे वहाँ क्या लिखा है ना? कोई टीचर माइंड नहीं करेगा दूरबीन से क्या देख रही है। जल्दी अरे भाई क्या हो गया, जल्दी करो, कर लिए क्या? जल्दी करो, पते क्यों कर रहे हो इसकी? इसमें मैं अभी बेसिक इंफॉर्मेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ वो मोड्स वाला पार्ट तो बेसिक नहीं है, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और हम आएंगे इसमें मेन टॉपिक पे, जिसपे क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर्स में लगातार पूछे गए। आप एक्सरसाइज 3 देखेंगे तो आपको दिखेंगे वो सवाल सारे के सारे अगले ही टॉपिक पे जो है, वो सारे सवाल आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर में आए होंगे, ठीक है? तो अभी तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, किसी ने अगर नाम ही नहीं सुना ट्रांजिस्टर क्या होता है तो थोड़ा बताना तो जरूरी है ना, सीधा नहीं आ सकते। हर चीज हर टॉपिक की शुरुआत करते थोड़ा बेसिक बता कर कि ये होता है ट्रांजिस्टर, ये होता है।
हो गया, सब लोग ऐसे बैठे हैं ना, हो गया। चलिए तो ट्रांजिस्टर को देखते हैं सब लोग। डायोड की अगर आपने बात करें तो डायोड में क्या था, हमने दो एक्सट्रिंसिक क्रिस्टल लिए पी और एन टाइप, उनको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर हमने देखा काफी चीजें अंदर हुए, डिफ्यूजर, ड्रिप, करंट फ्लो हो आके हमको एक डिप्लेशन लेयर मिल गई। डिप्लेशन लेयर जिसमें फ्री चार्ज कैरियर एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बनी, एक क्रिस्टल मिला, वो उसको डायोड बोलना शुरू करें। अब यहाँ पर क्या है, हम अगर दो क्रिस्टल, तीन क्रिस्टल, तीन एक्सट्रिंसिक क्रिस्टल लें, जैसे तीन क्रिस्टल का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो पी ले सकते हैं, एक एन ले सकते हैं, या दो एन और एक पी ले सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। तो अगर हम दो एन और एक पी ले, तो हम दो एन और पी के उसमें साइड स्विचिंग कर दें, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाएगा। अगर दो पी और बीच में एन रखे तो वो पीएनपी कहा जाएगा। ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दोनों ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक जैसा है, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर जो है एक काम को दोनों ट्रांजिस्टर कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने लिखे हैं स्विच, एम्पलीफायर, दोनों जैसा काम करेंगे, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ दो बात होता है। सबसे पहला जो है वो ये कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कह रही है, ये वाला रीजन पी है, ठीक है। पहले रीजन की बात करें, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस का। सबसे पहले अगर एनपीएन में बात करें तो इसमें जो पहला रीजन है इसको हम एमीटर बोलते हैं। भाई इसमें क्या है, दो पी है ना, जैसे दो पी है या दो एन है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन मैंने इसमें नाम लिखे कि यहाँ स्पेस कम था, ये सारे के सारे नाम यहाँ भी एप्लीकेबल है। ये जो फर्स्ट जो रीजन है ये क्या है बोलो, इसको हम एमीटर बोलते हैं। इस रीजन को एमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो चार्ज कैरियर का एमिशन करता है वो ये करता है, यानी चार्ज कैरियर शुरू कहाँ से करते हैं चलना, यहाँ से चलना शुरू करते हैं और फिर वो फाइनली पहुंचते हैं इस थर्ड रीजन, और इस रीजन में से होते हुए बीच वाले पी में से होते हुए। तो क्योंकि ये जो बीच वाला रीजन है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको नाम देते हैं बेस। ये लिखा हुआ बेस, इसको एमीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और फाइनली चार्ज कैरियर जाकर कलेक्ट कहाँ हो रहे हैं, वैसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो निकल जाते हैं हाथों। हाँ, अगर होल्स की बात करें तो होल्स सेमीकंडक्टर के अंदर ही रहेंगे, यहाँ कलेक्ट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इस तार के जरिए बाहर आ सकते हैं। किसी भी वायर में अगर कोई चार्ज फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तार में कभी भी होल नहीं फ्लो करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इस रीजन में जाकर फाइनली वो पहुंच रहे हैं, ये डेस्टिनेशन है, इसलिए इसको नाम क्या दिया, कलेक्टर। सीधा याद रखो, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। नाउ इसमें जो रीजन की जो आपको साइज नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो बीच बेस रीजन है वो थिन है, पतला है, तो ये गलती से नहीं बना है, ठीक है, ये जानबूझ के बना है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन कौन सा नजर आ रहा है, कलेक्टर। बेस सबसे पतला रीजन होता है, थिन होता है, ठीक है। ये तो हो गया एरियाज आपको नजर आ रहे हैं जैसे। दूसरा है डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल का भी फर्क होता है। एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है, बेस की सबसे कम की जाती है, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये हो गया। खैर अब इसमें मेन बात करें कि जैसे मैं अभी बोल रहा था कि एमीटर से चार्ज कैरियर चलेंगे और वो बेस से होते हुए कलेक्टर पर पहुंचेंगे। अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो एनपीएन में कौन से चार्ज कैरियर एन से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास वही है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें एमीटर पी टाइप का, इसमें होल्स चलेंगे और बेस से होते हुए कलेक्टर पर पहुंचेंगे। तो दोनों में ट्रांजिस्टर में फर्क है चार्ज कैरियर्स का, काम वो एक जैसा करेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन वो काम कर रहे हैं, इसमें वो काम होल कर रहा है। बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर ज्यादा फास्टर होगा, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो एनपीएन और पीएनपी में हम ज्यादा क्या ऑलमोस्ट 99% इसी का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। और इवन सवाल भी एनपीएन के ही मिलेंगे, क्यों, कारण समझ आ गया कि एनपीएन फास्ट होता है पीएनपी के मुकाबले, पहला। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि करंट का जो डायरेक्शन है, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एन से पी है, तो उसकी वजह से बनने वाला करंट किधर से किधर आएगा, पी से, मतलब इस टर्मिनल से बाहर आएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, होल्स पी से एन जा रहे हैं, तो क्या करंट पी से एन की तरफ ही होगा, इसमें करंट अंदर जाएगा। मतलब दोनों में फर्क दो चीजों का होगा, एक तो करंट की डायरेक्शंस का और दूसरा उसकी स्पीड, ठीक है। खैर डायरेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड से प्रॉब्लम है। अगर स्पीड अच्छी मिल रही है तो इसको यूज करें। खैर अब मेन पॉइंट पर आते हैं। ये जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल है, लेकिन ये कोई सिंबल नहीं है, अभी तक इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें जो दो रीजन है, एक आपका एमीटर और एक आपका कलेक्टर, इन दोनों को तुम टेढ़ी लाइनों से शो करते हैं और जो बेस है उसको सीधी लाइन से। मतलब ये सीधी लाइन हम किसको बता रही है, और एक कलेक्टर और एक एमीटर।
अब कौन सा एमीटर है या कौन सा कलेक्टर है ये कैसे पता चलता है? इन दोनों में से एक लाइन पर एक एरो लगा रहता है हमेशा, एरो, वो एरो वाली लाइन होती है एमीटर, ठीक है। अभी मैं एरो लगाऊंगा, लगाया नहीं। अच्छा, और एरो जो है वो किस तरफ होना चाहिए? वो पी एन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैं अगर एरो लगा रहा हूँ इसमें, क्या ये, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये एरो लगाया, अब ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसमें ये जो एरो है, एरो जो होना चाहिए वो पी और एन से सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब एरो, एरो किसको बताता है? करंट की डायरेक्शन को बताता है। और करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है? पी से एन, या पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो। तो यहाँ पर इस एरो के हिसाब से बताओ, क्या मुझे यहाँ पी और यहाँ एन लिखना चाहिए? सही है क्या एरो के हिसाब से पी और एन लिख सकते हो आप? ये पी लिखा है और एन लिखा, तो ये एन ये पी, तो बोलो ये क्या होगा? एन ही होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? एन पी एन। ठीक उसी तरीके से इस केस में देखो, आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा इस तरह से, मतलब ये आपको ट्रांजिस्टर लगा के पूछेगा, आप करो चलो, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी है या एनपी है। तो मात्र एक एरो से ही बता सकते हो कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। एरो देख करके आप यहाँ क्या लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? समझ आया क्यों लिखा? क्योंकि एरो पी से एन की तरफ होना चाहिए। बस यही तो मैं बात बोल रहा हूँ, एरो पी से एन की तरफ होना चाहिए। अगर ये पी है ये एन है तो ये पी ही तो होगा, पी एन एन थोड़ा ना होगा, पी एन पी। सो ये पी एन पी आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो एरो से ही, और नहीं तो बच्चे सीधा भी याद कर लेते हैं। दो ही तो केस है, एरो अगर बाहर जा रहा है ट्रांजिस्टर से तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, और एरो अगर अंदर जा रहा है तो वो पी एन पी। और दूसरी चीज, हमें मैंने जैसे बोला कि 99% आपको मिलेगा ही ये जिसमें एरो बाहर जा रहा होगा। सुन रहे हो क्या? तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसमें एरो बाहर जा रहा है। एक बात तो सुन लो, चलो खैर उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डोपिंग और एरिया की। सुनो सब ध्यान से, मैंने क्या कहा, डोपिंग सबसे ज्यादा एमिटर रीजन की करते हैं। सीधा सा सिंपल सा कारण है, क्योंकि एमिटर रीजन ही चार्ज कैरियर्स को दे रहा है, एमिट कर रहा है। तो जिस जो दे रहा है उसके पास चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा रखते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो चीज है कलेक्टर, होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो बेस से होते हुए कहां पर पहुंचे? कलेक्टर। अभी मैं एनपीएन का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अगर मैं पीएनपी का एग्जांपल लूं तो यहाँ से होल चलेंगे, ये बात अंडरस्टूड है ना? तो सीधी सी बात है, वो जाकर कलेक्ट कहां पर हो रहे हैं? कलेक्टर पर। अब कलेक्टर पर जाकर वो रुक नहीं रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। तो कलेक्टर पर क्या होता है? हीट डिसिपेट होती है, ठीक है, हीट बनती है। अब होता क्या है, इस हीट को अगर हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर ये ट्रैप रह गई, तो वो कुछ देर बाद ट्रांजिस्टर जला देगी। सुना मैंने क्या बोला? जो चार्ज के लिए यहाँ से चलकर वहां पहुंचे, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, और तो इस वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। अब उस हीट को हमें करना क्या है? इस ट्रांजिस्टर से बाहर निकालना है, क्योंकि वो अंदर ट्रैप रही तो वो खराब कर देगी ट्रांजिस्टर। तो इस वजह से हम कलेक्टर का एरिया क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? गर्म दूध है, उसको एक गिलास में रखा है, उसको ठंडा करना है, तो फिर क्या करोगे? बड़ी प्लेट पे अगर उसको फैला दो, एरिया बढ़ा दो, क्या जल्दी ठंडा नहीं हो जाएगा? बस वही कारण है, कलेक्टर का एरिया ज्यादा होने से वो एटमॉस्फेयर में हीट को आसानी से रिलीज डिसिपेट करवा सकता है। सो मैंने लिखा यहाँ, ये क्यों लिखा हाई? हाई क्यों लिखा कलेक्टर का एरिया? फॉर इजी डिसिपेशन ऑफ हीट टू एटमॉस्फेयर। कल मैंने आपको सर्किट बोर्ड दिखाया था, उसमें सिल्वर कलर की प्लेट्स लगी ना बड़ी बड़ी, तो मैंने कहा था ये हीट सिंक है, याद है बोला था हीट सिंक, उसके पीछे ट्रांजिस्टर लगे थे। अब ये ट्रांजिस्टर जो है छोटा सा है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ी सी प्लेट लगा दी एल्यूमिनियम की। अब ट्रांजिस्टर जितने भी हीट बना रहे हैं वो सारी की सारी हीट कंडक्ट होकर किसको जा रही है? एल्यूमिनियम, बड़े एरिया में फैल रही है, और वो बड़े एरिया में फैल रही है, एटमॉस्फेयर के साथ वो गेट कांटेक्ट है, एटमॉस्फेयर में वो इजीली डिसिपेट, वो हीट सिंक। तो वही चीज यहाँ पर हीट सिंक कौन कर रहा है? कलेक्टर। और कलेक्टर को हीट सिंक इजीली हो जाए उसके लिए इसका एरिया क्या रखा? ज्यादा। तो आपको एज इट इज इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा कि कलेक्टर ज्यादा रखने का क्यों, क्या मतलब है? हीट से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप आराम से आइडेंटिफाई कर जाओगे कि ये बात लिखी हुई है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? ये इतनी बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है कि जैसे आपने डायोड में बोला कि डायोड में दो ही बायस होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स, क्योंकि उसमें एक ही जंक्शन होती है। यहाँ कितनी जंक्शन है?
अच्छा, जंक्शन का नाम नहीं बताया मुझे, ये तो बता दिया, ये एमीटर और बेस के बीच में वाली, इसको हम ईबी जंक्शन बोलेंगे, साधारण सा नाम है। ये कलेक्टर है, बेस है, कलेक्टर बेस के बीच को, तो क्या ये हमारे पास दो जंक्शन है, तो क्या यहाँ पर दो बायसिंग होगी? दो बायसिंग होगी यार, अरे यार दो जंक्शन है तो दोनों फॉरवर्ड दोनों रिवर्स, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स दूसरी फॉरवर्ड, ऐसा हो सकता है ना? तो दो जंक्शन के टोटल 4 कॉम्बिनेशन बैठेगी। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के डायोड के 2 मोड होते थे, ट्रांजिस्टर के 4 मोड होते हैं, लेकिन मतलब के 3 ही। सुनो यहाँ पर मोड में हमने क्या लिखा? ईबी समझ में आ रहा है क्या? अरे पूरा नहीं लिखा, ये ईबी जंक्शन है, ईबी जंक्शन, हाँ ईबी जंक्शन। तो दो जंक्शन है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है? पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब दोनों जंक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड, ये भी तो हो सकता है। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड हो गए, अब जरा सुनना, ये दो बाउंड्रीज है बीच में, अगर ये वाली जंक्शन फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है, तो क्या एमीटर से कलेक्टर तक करंट का जो फ्लो है वो इजीली हो जाएगा या नहीं होगा? आप बताओ, अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कनेक्ट करता है कि नहीं करता है? क्या जंक्शन के थ्रू करंट पास होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस वही बोल रहा हूँ, अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये ट्रांजिस्टर मेरा करंट को पास होने देगा। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ऑन स्विच की तरह। स्विच को ऑन कर देने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, ये दोनों जंक्शन, हमने बेसिकली इस जंक्शन को फॉरवर्ड और इसको फॉरवर्ड करके दोनों के बैरियर तोड़ दिए, बैरियर खत्म कर दिए। तो ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, यानी ऑन स्विच की तरह। दूसरा, अगर मैं इस जंक्शन को रिवर्स करूं तो रिवर्स मतलब यहाँ के बैरियर और बढ़ गए, तो क्या करंट पास हो गया इसमें? कैसा बिहेव कर रहा है? और जब दोनों जंक्शन क्या है? रिवर्स। सही बात है। अच्छा, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है, इसका इस्तेमाल ऑन स्विच की तरह होगा, लेकिन इस मोड का नाम क्या बोला जाता है? सैचुरेशन। ये याद रखना, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है तो कौन सा मोड, और जब दोनों जंक्शन रिवर्स तो कट ऑफ मोड। नाम भी क्लियर है, कट ऑफ मतलब नो करंट नहीं पास। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होगा? पहली जंक्शन ईपी जंक्शन तो क्या होगी? फॉरवर्ड बायस, और दूसरी जंक्शन होगी रिवर्स बायस। सबसे ज्यादा यूज यही होता है। और इस केस में हमारा ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, ये क्या लिखा हुआ है? क्लियर है? यूज एम्पलीफायर। मैं भी एक एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ ना अभी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पढ़ करके आपको सुन रही है ना, तो मेरी आवाज का एम्पलीफिकेशन हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये ट्रांजिस्टर सर्किट के थ्रू ही हो रहा है। आई बात समझ में? वो जो लगा हुआ किधर गया, ये है ना, यही है। हाँ, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है जो कि आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। बात समझ आई? तो यहाँ पर एम्पलीफायर बहुत वाइड यूज होता है। तो उसके लिए आप क्या स्टेट देख रहे हो? ट्रांजिस्टर का ईबी फॉरवर्ड, सीबी रिवर्स। और उस केस में उस मोड को क्या बोलेंगे? एक्टिव। और सबसे लास्ट होता है जो कि कोई मतलब का नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है। क्या होगा बताओ? क्या कॉम्बिनेशन बचा? एमीटर बेस रिवर्स और कलेक्टर बेस, मतलब पहली जंक्शन रिवर्स और दूसरी फॉरवर्ड हो जाए, कोई यूज नहीं होगा ना। और इसका नाम भी क्या रखा है? एक्टिव का उल्टा। एक्टिव का उल्टा है या नहीं? अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर दो आपसे पूछूंगा। सिंपल सा सवाल है, एक ट्रांजिस्टर मैंने बना रखा है और आपको ये पहचानना है कि इसमें मोड कौन सा है। तो मोड के लिए मैंने आपको बता दिया कि ईपी और सीपी जंक्शन की बायसिंग देखनी है आपको। ईपी और सीपी जंक्शन की बायसिंग देखनी है। अब देख लो मैं कैसे बता रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। सबसे पहले तो आप इसको लिखिए कि ये पीएनपी है या एनपी है, ये आपको आना चाहिए, तभी तो बायसिंग अच्छे से देख पाओगे। जब भी एरो बाहर जा रहा है तो एनपी है सीधा, या फिर एरो के हिसाब से पी वाला लिख सकते हो। ये पी होगा, ये पी होगा और एन होगा। अरे एरो को देखकर पी होने लिख दिए। अच्छा, ये पी ये तो बचा हुआ, ये भी क्या होगा? अच्छा, ईपी जंक्शन कौन सी है? नीचे वाली। ये नीचे वाला टर्मिनल कौन सा है जहां पर 2 वोल्ट लगाई? मैं बताया क्या है? नहीं, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। नीचे वाला जो 2 वोल्ट लगाई है वो एमीटर है, एरो एमीटर। ऊपर वाला जो टेढ़ी वो कलेक्टर है, और सीधी वाली लाइन बेस। पहले मैं देखूंगा ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन एक 2 बार सेकंड में सवाल है। ईबी जंक्शन, ई कौन सा है? नीचे वाला।
बेस कौन सा है? सीधी लाइन। बताओ -2 और 2 में से ज्यादा कौन? ज्यादा 2 है और ज्यादा कहाँ लगा हुआ है? ज्यादा एंड पर लगा हुआ है। इसका मतलब ज्यादा और एंड पर लगा हुआ है तुम्हारा। बस इतनी सी बात है। दूसरा, सीबी जंक्शन कौन सी? कलेक्टर टर्मिनल ऊपर वाला है, बेस टर्मिनल ये वाला है। तो कलेक्टर और बेस में से -2 और 5 में से ज्यादा कौन सा? 5 ज्यादा है। ज्यादा कहाँ जुड़ा हुआ है? एंड पर। ज्यादा एंड पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा एंड पर जुड़ा हुआ मतलब सीबी जंक्शन भी रिवर्स। बस हो गया। अब बताओ टेबल के आधार पर कौन सा मोड है? कट ऑफ। तो मोड यहाँ पर कौन सा आ गया? कट ऑफ। तो क्या ऐसे आप भी चेक कर सकते हो क्या? बस हमें इन दो टर्मिनल्स में वोल्टेज को कंपेयर करना है। ये जो वोल्टेज ज्यादा है और ज्यादा एन पर है, पी पर है, उससे आपको बायसिंग पता करना आता है। ऐसे मैं और दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है ये आपको बीच में इसमें थोड़ा सा छोटा और साइड में तो नहीं क्लियर हो, अगले से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको कंप्लीट कर लिया सब? करिए इसको जल्दी से करिए इसको, है ना? ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ईबी, ईबी मतलब क्या? पूरा लिख देना यार तुम तो। ईबी जंक्शन आरबी, सीबी जंक्शन आरबी, ठीक है? दोनों रिवर्स बायस है, मतलब मोड हुआ कट ऑफ मोड, ठीक है? ऐसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कर दूं आगे? चलिए, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको सब लोग करना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा सिंबल भी बड़ा बना रहा हूं। ये 0 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है। इसमें चेक करिए सब लोग। सबसे पहले ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई करिए। ये दो है, आप चेक करिए, कोशिश करिए इसमें कौन सा बायसिंग है, ये कौन सा मोड है, ये पता चल जाए, ठीक है? तो मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान सा है, बस हमें दोनों पर एक एक करके देखना है। आप लिख लो उस पे कि ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, ठीक है? फिर एरो वाली साइड एमीटर, सीधी लाइन बेस, बची हुई लाइन कलेक्टर। तो ये ई, ये बी, ई बी की वोल्टेज कंपेयर करना, लेकिन साथ में एनपी एंड पीएनपी को आइडेंटिफाई करना है। शाम को आपकी वाईएन सर की एक्स्ट्रा क्लास होने वाली थी, वो नहीं होगी। तो एक और बता रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ, फिर एक और दे दूंगा, चाहिए, ठीक है? ये कर रहे हो आप? चलो कर लो अगर करना चाहते। आसान सा है, ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये कोई पूछा जाने वाला सवाल नहीं है, ठीक है? ये बड़े क्वेश्चन का सब पार्ट हो सकता है, ठीक है? लेकिन अब आजकल तो सब पार्ट ही आ रहे हैं, तो ये भी पूछ सकते हो। आपको ऑरेंज में कौन कौन से कलर दिख जाते हैं? ऑरेंज दिख जाते हैं, सारे दिखते हैं। तुम्हारे उधर से रेड किस कौन से दिखते हैं? दिखते तो सारे, रेड को छोड़ के, ब्लू को छोड़ के, तो मैं ब्लू यूज करता हूँ, मुझे लगा ब्लू दिखता है इसमें। चलो ठीक। अच्छा, कौन सा ट्रांजिस्टर है? एरो, एरो को देख के मैं याद लगाऊं, ये पी, ये एन, तो बचा हुआ ये भी एन, एनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें एमीटर ये है, बेस है, साफ साफ दिख रहा है, बड़ा बड़ा सिंबल बनाया मैंने, एमीटर बेस। पहले ई और बी को चेक करूंगा। अच्छा, दोनों में से वोल्टेज कौन सी ज्यादा? 2 वोल्ट ज्यादा है। ज्यादा कहाँ लगा हुआ? पी पर। इसका मतलब ईबी जंक्शन क्या हो गई? ईबी जंक्शन फॉरवर्ड हो गई, ठीक है? फिर सी बी, सी पर लगाए 0, बी पर लगाए 2। ज्यादा कौन सा? 2। ज्यादा कहाँ लगा हुआ है? पी पर। तो सीबी जंक्शन भी क्या होगी? फॉरवर्ड। और इस हिसाब से कौन सा मोड बनता है? सैचुरेशन, ठीक?
ऐसे अगला अगला क्या आ रहा है, इनवर्स। तो सब लोग चेक करें, मैं इसमें ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP। ये एरो देखकर मैं P यहाँ लिखूंगा, N यहाँ लिखूंगा, क्योंकि एरो P to N की तरफ होना चाहिए है, PN तो ये भी P हुआ, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर भी लिख लो, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। मुझे पहले किसको देखना है, EB को देखना है। EB में से ये है 0, ये है 2, ज्यादा कौन सा है, 2, ज्यादा कहाँ लगा हुआ है, N पर, तो मतलब EB जंक्शन क्या हुई, रिवर्स बायस। ज्यादा है N, ज्यादा लगा हुआ है N पर, तो वो रिवर्स होता है। अच्छा, इन दोनों में से 2 और 5 में से ज्यादा कौन सा, 5 ज्यादा कहाँ लगा हुआ है, P पे लगा हुआ है, मतलब CP क्या हुई, फॉरवर्ड हुई। तो पहली रिवर्स, दूसरी फॉरवर्ड, कौन सा मोड, इनवर्स एक्टिव मोड। पूरा लिख लेना आप, आइए इनवर्स एक्टिव। तो ये और कोई सवाल लेने की जरूरत है, कर सकते हैं इसको, बस ये आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ चले, नेक्स्ट पेज। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं अपने मेन पार्ट की, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें वर्किंग, हालांकि ये बोर्ड्स में ज्यादा वर्किंग इन एक्टिव मोड, इसको साथ लिखिए भाई सब लोग, फटाफट साथ लिखिए, एक्टिव मोड क्या होगा इसमें, एन ट्रांजिस्टर। चलिए, मैं इसमें वर्किंग का मतलब यहाँ पर करंट्स की डायरेक्शन एंड करंट की वैल्यूज के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं, और उनकी वैल्यूज का थोड़ा आइडिया लेंगे, कौन सा करंट ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, तो देखिए यहाँ मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, पर सब लोग समझ लीजिए, सर ऊपर करो, सब देखो यहाँ पर एनपी ट्रांजिस्टर एग्जांपल, ये पीएनपी भी ले सकते थे, ठीक है। एनपी ट्रांजिस्टर में ये वाला फर्स्ट रीजन क्या है, बताओ, एमीटर, ये बेस और करंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा एक्टिव मोड में ईडी जंक्शन को क्या करना है मुझे, फॉरवर्ड, सीपी को क्या करना है। तो देखो पहले ये है एमीटर, ये है बेस, एमीटर एन साइड, एमीटर एन है, एन पर मैंने बैटरी का माइनस जोड़ा है, मतलब ये ईडी जंक्शन क्या हो गई, फॉरवर्ड। बीसी में कलेक्टर एन टाइप का है, एन पर मैंने क्या जोड़ा है, पॉजिटिव, इसका मतलब सीबी जंक्शन क्या हो गई, रिवर्स। आइडेंटिफाई होगी कैसी। अच्छा, अब चेक करते हैं, अब जरा देखो, बिल्कुल जैसे डायोड में मैंने पढ़ाया कि ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है, इससे क्या होगा, और मैंने बोला भी था कि एमीटर जब क्या करेगा, जो भी चार्ज कैरियर है वो कहां से चलेंगे, एमीटर से चल के कहां जाएंगे, बेस से होते हुए कहां जाएंगे। तो क्या यहाँ पर इस माइनस टर्मिनल से रिपेल होकर क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बेस दूर जाएंगे। तो चलिए सुनो अभी क्या होगा, इस माइनस टर्मिनल से रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेस, पहले जाएंगे बेस में। एक नंबर दिमाग में रखना जिसका फायदा होगा आगे। नंबर ये है कि मान लेते हैं कि एमीटर से बेस में कितने जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 100 एमीटर से बेस में 100 गए। अब बेस में कौन लोग बैठे हैं सामने वेट कर रहे हैं, बेस कैसा है, पी टाइप का, तो बेस में कौन है मेजॉरिटी कैरियर, होल। अब बेस में भी अगर सामने 100 होल हुए या 100 से भी ज्यादा हुए तो बहुत सारा रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन कम हो, यानी हमारे यहाँ 100 लोग गए हैं, उनका रिकॉम्बिनेशन कम हो, इसलिए हम बेस की डोपिंग को क्या रखते हैं, कम रखते हैं। तो याद करो, उसमें मैंने लिखा था बेस की डोपिंग लो होती है, व्हाई, ताकि रिकॉम्बिनेशन घटे। अब बेस की डोपिंग कम करेंगे तो यहाँ पर कोई इक्का दुक्का होल है, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वहां 100 पहुंचे, 100 में से कोई 1 या 2 होल का ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बाइन। अच्छा, 100 में से 2 अगर होल्स के साथ रिकॉम्बाइन कर दें तो बच्चे कितने, बच्चे 90, वो 98 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आगे क्लियर। अब जरा सुनो दोबारा एक बात, मुझे बताओ, कोई बच्चा ये सोचता है कि सर एमीटर में से 100 इलेक्ट्रॉन अगर बेस में गए तो ऐसे तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, भाई ये बैटरी किसने जोड़ी है, बैटरी का क्या काम है, क्या इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो बात समझिए, जब आप बोलते हो ना कि 100 इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जाएंगे,
तो इसका मतलब है इस बैटरी के माइनस टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन उसी वक्त इसमें आएंगे और करंट का फ्लो बना रहेगा। कुछ समझ आया? तो ऐसे इससे 100 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और ऐसे चलता जा रहा है, वो आगे जाते जा रहे हैं। अब तुम बताना मुझे, इससे 100 इलेक्ट्रॉन इस तार में चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या करंट फ्लो होगा? इस तार में कोई करंट होगा क्या? उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनगोइंग या आउटगोइंग? क्यों होगी पता है? अरे करंट इलेक्ट्रॉन्स इन जा रहे हैं तो करंट तो आउट होगा ना। अच्छा, इस करंट का नाम रखते हैं हम आई की। क्यों रखते हैं आई? क्योंकि एमिटर टर्मिनल से निकलने वाला करंट है। बोलो सही है? और एमिटर टर्मिनल से निकलने वाला करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है? तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 होल्स का साथ रिकॉम्बिनेशन हुआ था, तो इसका मतलब क्या? बेस में रिकॉम्बिनेशन होते 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 सारे होल खत्म हो जाएंगे? वो भी नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या? 2 होल्स रिकम्बाइन हुए, तो साथ ही साथ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर यहाँ से बाहर जाएंगे। उससे क्या होगा? क्या वहां 2 होल नए बन जाएंगे? क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे? 100 में से 2 का रिकॉम्बिनेशन हो गया था होल के साथ, तो 2 होल वापिस नए बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे क्या? बताओ, यहाँ पर करंट फ्लो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के इस करंट का नाम रखेंगे आईपी। बोलो क्यों? बेस में जा रहा है, जा रहा है। फिर तीसरा बात करते हैं, जो बच्चे में 90 यहाँ आगे क्यों जा रहे हैं? क्यों दिक्कत है? ये बेस में ये अपना सेटल हो जाए ना, आगे क्यों जा रहे हैं? अरे इस प्लस पोलैरिटी को देखकर, यहाँ रिवर्स बायसिंग करी ना, ये प्लस पोलैरिटी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को देखकर फुल होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन 98 इलेक्ट्रॉन इस तार के जरिए क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब तुम बताओ, इससे 98 बाहर आए तो इस तार में करंट फ्लो हुआ किधर? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। मेरे को ये नहीं बनाना चाहिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन से हमको आप अलग से दिखा रहे हो यू करके, करंट तो तार में आप एरो लगा के जाते, ये करंट, ये कौन सा करंट होगा? तो दिमाग में याद रखिए कि आईसी कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से बना? आईवी कितने से? 2, केवल मात्र आई 100। और अब करंट के लिए कंजर्वेशन केसीएल आप देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? केसीएल सुना है? केसीएल क्या होता है? इधर से गया आईपी, इधर से गया आईसी, और वो जुड़ करके, so your basic equation from KCL you can write I बराबर क्या? आने वाले करंट का सम बराबर जाने वाले करंट का सम, I बराबर IB प्लस। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? ये बेसिक इक्वेशन आपको ध्यान रखनी होती है, वर्किंग चाहे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन ध्यान रखो। इसके अलावा क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर सेटिस्फाई हो रहा है? देखो ना, यहाँ से 100 एंटर करे थे, 2 इधर से आ गए बाहर, कंजर्वेशन वो चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा है, जितना गया उतना बाहर आ गया। कुछ समझ आया क्या? ये हमें सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको नोट करिए फटाफट से, ठीक है, फटाफट से नोट करिए, ठीक है। और एक चीज और है, आई 100 का है, आईसी 98 का है, तो लगभग बराबर से ही। तो आई कई बार किसी सवाल में हम लगभग आईसी के बराबर भी ले लिया था, ठीक। आई और ये भी मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा बता रहा हूँ, 100 में से 2 नहीं, 1000 में से 2 सारी कॉम्बिनेशन होता है। तो आईबी और घट गया ना, आईबी और घट गया ना, तो बच गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नंबर का ध्यान देना, और मेन बेसिक इक्वेशन बस आईबी आईबी आईसी वाली है, इसको ध्यान रखिए। तो करिए इसको फटाफट नोट करिए। तो ये भी हम बेसिक ही देखा है अभी तक हमने, और ये इक्वेशन का यूज बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल में होने वाला है, ठीक है। इस आई बराबर आईबी प्लस आईसी का यूज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लिख रहे हैं वो टॉपिक पे आपको कई सालों में सवाल पूछा गया है, ठीक है। पिछले कई सालों में सवाल पूछा गया उस टॉपिक पे, ठीक है, उसको ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिसिंग उस टॉपिक की करेंगे, है ना। यही क्वेश्चन होगी। एक बार बताओ, यहाँ पीएनपी होता तो क्या होता? जहां इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या हो जाते? होल। होल एमिटर से बेस में जाते, बेस से होकर कलेक्टर में पहुंचते, ठीक है। वहां पर भी यही क्वेश्चन बनेगी भैया, आई बराबर आईबी प्लस आईसी, ठीक है, सेम। तो मैंने शुरू में बताया दोनों की वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, फर्क स्पीड का है और दूसरा करंट की डायरेक्शंस का है,
ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन जो आएगी और उसमें जो आएगी दोनों में डायरेक्शन उल्टी होगी। ठीक है, इसमें मैंने थ्योरी नहीं लिखाई कि इधर से इधर जाएंगे फिर कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा बचे हुए आगे जाएंगे, ये बोर्ड का टॉपिक है। आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ऐसे करके, तो आप वहां लिख के आया, यहाँ नहीं पूछा है, हमें बस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वो हमने बना ली। ठीक है, हो गया, करो करो बनाओ जल्दी से, एक छोटा सा डायग्राम है तो जल्दी से एरो कम बना दो, मैं एरो ज्यादा लिख बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं गिन के मैंने 3 एरो बना तो तुम भी 3 ही बनाओ। ठीक है, और आप होमवर्क करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और संडे भी आ रहा है कल, और कल तो टेस्ट भी नहीं है आपका, कल तो नहीं है ना, कल तो नहीं है ना, हाँ तो कल नहीं है तो कल अपने क्वेश्चन बचे तो जो होमवर्क है सेमिनार का कर लेना, मंडे को डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर ट्यूसडे को लॉजिक है। ठीक है, उसको तो अच्छे से करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक बात सुनिए सब लोग, जो आपका ट्रांजिस्टर है उसमें कितने टर्मिनल्स हैं? ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स? 3 टर्मिनल नहीं है क्या? एक एमीटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर मानकर यूज कर रहे हैं। अब एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ उसको इनपुट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज आउटपुट में बढ़कर मिल रही है। तो किसी भी सिस्टम में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, लेकिन अब यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल है, तो ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाए, इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट। ठीक है ना, अब कैसे जोड़ा जाए, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर 3 तरीके से ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उन तीनों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब लोग इसको ढंग से लिखिए ना, मैं इसको कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का, सब लोग इसमें देखें। सबसे पहला आप ये कर सकते हैं, क्या मेरे पास 3 टर्मिनल है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। मैं क्या करूं, अगर बेस टर्मिनल को कॉमन रखूं तो ये मेरे पास 3 है। ठीक है, उसमें अगर बेस को कॉमन रखूं बचे कौन, एमीटर और कलेक्टर। उसमें अगर इनपुट में एमीटर को दूं और कलेक्टर को आउटपुट, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगी, जिसमें मैंने कॉमन किसको रखा, बेस, इनपुट किसको दिया, एमीटर को, आउटपुट किसको लिया। ठीक है, तो इनपुट अगर एमीटर को दिया, हमारा इनपुट करंट कौन सा हो जाएगा, आई, और आउटपुट कहाँ है, क्या है, आईसी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलता हूँ, कॉमन एमीटर, बेस को कॉमन रख के देख लिया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा, यहाँ लिखूंगा, दिस इज कॉमन एमीटर, सीई, कॉमन एमीटर। इसमें मेरे को किसको कॉमन रखना है, एमीटर, एमीटर कॉमन रखा, बचा कौन, बेस और कलेक्टर। इसमें बेस को मैं इनपुट मानता हूँ, कलेक्टर को आउटपुट मान रहा हूँ, तो बताओगे इनपुट करंट कौन सा होगा, आईपी, आउटपुट करंट कौन सा होगा, आईसी। बस ये इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए, यही मेन है। फिर तीसरी बात करते हैं कॉमन कलेक्टर, सीसी, कॉमन कलेक्टर। कॉमन किसको रखना है, कलेक्टर, बचे कौन, बेस और एमीटर, बेस को इनपुट और एमीटर को आउटपुट, आईपी इनपुट और आईई आउटपुट। क्लियर है, तो यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ पर इसमें चलो मैं सर्किट बना देता हूँ, सर्किट कैसा, सर्किट को भी समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा पूछता है कि सर ये तो नीचे थ्योरी समझ आ गई, सर्किट नहीं समझ आया। अब सर्किट में क्या है, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर में किसको कॉमन रखना है, जिसको कॉमन रखना है उसको बीच में, मिडल में रखूंगा। ये देखो, ये बेस को मैंने बीच में रखा, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ से देंगे इनपुट और यहाँ से लेंगे आउटपुट। अच्छा, इनपुट किसको, किस साइड पर दे रहा हूं मैं, एमीटर, ये साइड होगी मेरी इनपुट। और करंट कौन सा वाला इनपुट करंट है, तो बताओ मुझे, आई है, और ये आई, एरो के हिसाब से आप करंट भी तो बता सकते हो। ये एरो जो है सिर्फ ट्रांजिस्टर रेक्टिफाई नहीं करवाता, ये एरो करंट भी बताता है। एक खास बात ये थी जो बतानी रहेगी वहां पे, मैंने अगले वर्किंग में बता दी। ये एरो, एरो का मतलब यहाँ से जो करंट होगा एमीटर में वो निकलेगा। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता
तो एरो किधर होता, अंदर की तरफ होता, तो उसमें आई क्या होता, अंदर जाता। यही तो मैं बोला एनपीएन और पीएन में फर्क किस चीज का है, करंट की डायरेक्शन। अच्छा इधर से निकला तो आईपी और आईसी, अभी तो बोला ना आई बराबर क्या होता है, आईपी प्लस आईसी। दोनों लोग आएंगे क्या, आएंगे, दोनों लोग आएंगे, ठीक है। और इनपुट कौन है आउटपुट कौन है ये क्लियर रखो, क्या है इनपुट आईपी, आउटपुट कौन है आईसी। अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दी होते था, जब रेजिस्टेंस का यूज आएगा यहाँ आउटपुट साइड में मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा, इसका नाम क्या रखी, क्यों रखी, कलेक्टर साइड। इस साइड एक रेजिस्टेंस जोड़ने वाले, इसका नाम क्या रखिए आरई। तुमसे पूछे कोई बता इनपुट रेजिस्टेंस क्या है आरई, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो कुल मिला के मुद्दा सिर्फ ये है कि एमीटर जो है वो इनपुट है और कलेक्टर साइड, तो एमीटर वाली जो भी चीजें वो सारी क्या हुई इनपुट, कलेक्टर वाली आउटपुट। अच्छा वोल्टेज की भी बात करें, अच्छा वोल्टेज एक पॉइंट पर ही लगा करती, कभी वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच लगा करती, करंट तो एक तार में फ्लो जाता है। ये वाला सिरा क्या है, एमीटर है क्या, और एमीटर और ये है बेस। एमीटर और बेस के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, इसका नाम क्या लिख देना चाहिए, नजर आ रहा है क्या सबको, VEB। ई और बी के बीच में लगाए हुए वोल्टेज VEB, बस मैं नाम लिख रहा हूँ, कोई लॉजिक या कॉन्सेप्ट तो बता नहीं रहा हूँ। ई और बी के बीच में वोल्टेज लगाओगे, इसका नाम क्या लिखोगे V। और जो आपको कलेक्टर और बेस के बीच में मिलेगी उसका नाम क्या लिखोगे VCB। अच्छा कौन सी इनपुट होगी कौन सी आउटपुट होगी, VEB इनपुट होगी VCB आउटपुट होगी। बस अब यहाँ पर बात करते हैं पहली चीज, करंट गेन। करंट गेन, गेन क्या चीज होती है, मान लो मैंने इसमें इनपुट में दिया 5 एम्पियर और मुझे मिला आउटपुट में 50 एम्पियर, बढ़ करके मिला है, एम्प्लीफिकेशन हुआ है, गेन गेन हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब मुझे बताइए 5 से 50 हो गया, कितने का गेन हुआ है? अरे कितना टाइम्स करंट बढ़ा है, कितना टाइम्स करंट बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है ना। कैसे निकाला, 50/5 करके निकाला ना, यानी 50/5 इज आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा कोई सा भी गेन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय। ये गेन क्या चीज होती है, कितना टाइम्स आपका वो बढ़ रहा है, वो करंट, वोल्टेज, पावर, कुछ भी हो सकता है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, सबके लिए फॉर्मूला सेम, क्या फॉर्मूला होंगे, आउटपुट डिवाइड बाय। तो इसलिए आपको केवल क्या चीज पता होनी चाहिए, इनपुट कौन है और आउटपुट बताओ यहाँ पर। और इसके करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये क्या है, अल्फा का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, बोलो जरा बताओ मुझे क्या होगा, आईसी बाय, बोलो होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और एक बात और, आईसीआई में से ज्यादा कौन सा है, अरे मैंने जो एग्जांपल दिया अभी उसको सोच के मत बोलो, पीछे वर्किंग के हिसाब से बोलो। आई कितने इलेक्ट्रॉन का था, तो आईसी कितने का था 98, कौन ज्यादा है, आई ज्यादा है, तो आईसी बटा आई क्या होगा, लेस देन 1 होगा क्या, यस। यहाँ पर गेन आपको नहीं मिल रहा, लेस देन 1 मिल रहा है, तो क्या इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे, नहीं कर सकते। बस तो किसको यूज करेंगे, इसको, इसी पे ही आपको सारे सवाल मिले हैं, अभी देखो कैसे करेंगे। अच्छा इसी फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें, ये क्या है, चेंज इन कलेक्टर डिवाइड बाय चेंज इन एमीटर, ऐसा बोल देगा सवाल, बोला आईसी में इतना करो तो आई इतना हो जाता है, तो डेल्टा का मतलब समझते हो, चेंज लेने हैं, क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ इसका डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम में किसको कॉमा रखना है, बोलो ये जिसको कॉमा रखना है उसको बीच में लिखे, बचे कौन, बेस और कलेक्टर, ठीक है, ये कलेक्टर, और कलेक्टर पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, ये क्या होगा आरसी, बेस पर जोड़ा, ये क्या होगा आरबी, ठीक। अब इनपुट करंट कौन सा होगा, आउटपुट कौन सा होगा, बताओ मुझे, बोला इनपुट कौन सा होगा, ये साइड यहाँ आउटपुट की, ठीक है, यहाँ पर इनपुट साइड कौन सी है, ये वाली, बेस वाली, और आउटपुट साइड कौन सी है, तो बताओ फिर इनपुट करंट कौन सा होगा, आईबी, आउटपुट करंट कौन सा होगा, आईसी। ये है आपका इनपुट करंट आईबी और ये है आपका आउटपुट करंट आईसी। करंट की डायरेक्शन देखकर इनपुट आउटपुट डिसाइड करना। कोई बच्चा कहता है कि सर इनपुट मेरे को ये तो जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये आ रहा है मतलब ट्रांसफर मतलब ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट,
नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, बेस इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट, करंट की डायरेक्शन को बदले दो। यहाँ पर बताइए करंट गेन को यहाँ डिनोट करते हैं किससे? बीटा से। और इसको जरूर सीधा याद रखें क्योंकि सवाल आएगा 99% सवाल इसी पे आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट गेन इन दिस केस? बोलो बोलो क्या होना चाहिए? क्या मैंने फॉर्मूला बताया? नहीं, आपने वही तो रोजी लगाया ना, आउटपुट बाय। पर इसको मैं ये कहूंगा आप सीधा भी याद रखें क्योंकि यही मोस्ट यूज होता है, बीटा इज आईसी बटा आई। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में कॉमन किसको रखना है? बोलिए कलेक्टर को कॉमन रखा और आउटपुट किस पे लिया? आउटपुट लिया एमीटर, ठीक है। चलो ये आपका बेस रेजिस्टेंस हो गया, ये कौन सा मौजूद है? एमीटर। और किसको कॉमन रखा मैंने? कलेक्टर को कॉमन रखा। इनपुट लिया बेस, आउटपुट लिया एमीटर। चलो बताओ इनपुट करंट कौन सा होगा? इनपुट करंट कौन सा होगा? आईबी। आउटपुट करंट कौन सा होगा? आई होगा कि नहीं होगा? इस समय करंट गेन को किससे लिखेंगे? ये क्या है? गामा। गामा बराबर क्या? आई ई बटे आई बी। ये सी कहां से आ जाता है? इनपुट है बी और आउटपुट है आई। दिख रहा है ना साफ साफ? ये है इनपुट साइड और ये है आउटपुट साइड। और अब मैं आपको वोल्टेज भी पूछी, यहाँ पर बताओ यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या होगी? ये क्या है? एमीटर। इनपुट वोल्टेज क्या होगी? बोल बोले इनपुट वोल्टेज क्या होगी? बेस पर बेस इनपुट है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एमीटर। एमीटर कॉमन है तो इनपुट वोल्टेज क्या होगी? वीबी। कलेक्टर आउटपुट है वीसी। बोलो समझ आया क्या? ये आउटपुट वोल्टेज इस तरह से लिख दी जाएगी। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी? वीबीसी। ये सी है ना? आउटपुट वोल्टेज एमीटर में चल रही है वी इज। क्लियर है? ये हो गए वोल्टेज। और इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी। इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा आईई डेल्टा आईबी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द गेन्स? कोई यूनिट है? ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो ये गेन वाला जो फॉर्मूला है, गेन जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। क्लियर हो गया? अब एक लास्ट बात सुन लो सब लोग, एक चीज और करके बता रहा हूं आपको। सवाल में अल्फा की जरूरत होगी लेकिन दिया आपको बीटा। जरूरत आपको अल्फा की होगी लेकिन दिया आपको बीटा होगा, तो इस केस में आप क्या करोगे? बीटा और अल्फा के बीच अगर आपको रिलेशन पता हो तो बीटा से अल्फा निकाल लोगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशन किसकी? किसके रिलेशन की? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीटा कौन कौन? बीटा एंड गामा। एक बना के बता देता हूँ, बीटा एंड गामा। और यहाँ क्या है? गामा एंड अल्फा। अल्फा बीटा के बीच रिलेशन कैसे बनेगा? बनाना कैसे रिलेशन को? मैं एक बनाऊंगा बाकी दो आप बनाओगे, ठीक है। कैसे बनाना है सुनो। मुझे किसके किसके बीच रिलेशन बनाना है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा में करंट आ रहे हैं आईसीआई, बीटा में कौन से आ रहे हैं? आईसीआई। कॉमन कौन सा करंट है? दोनों में जो आ रहा है वो आईसी। और बेसिक इक्वेशन ऑफ करंट थी आई बराबर आईबी प्लस आईसी। ये लाइन पढ़ने में आ रही है सबको? जो कॉमन करंट है उसका दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड करना है बोलो? आईसी का। लो कर दिया। अब देखो आईसी बटा आईसी ये तो हो गया 1। कोई बताएगा आई बटा आईसी क्या है? 1 बाई अल्फा है। आईबी बटा आईसी क्या है? 1 बाई बीटा है। तो क्या बना? 1 बाई अल्फा बराबर 1 बाई बीटा प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा क्या है? मैं एक स्टेप इसमें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं। ये अल्फा बन जाएगा क्या? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये दिख रहा है क्या आपको? बस आगे आप खुद बनाना ना अपने स्पेस के हिसाब से। अब बताओ बीटा और गामा में रिलेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे? बीटा में कौन है? आईसीआईबी। आईबी कौन है? आईबी। आईबी का दोनों तरफ, तो आपको बीटा गामा में रिलेशन मिलेगा। आपका गामा जो होगा वो 1 प्लस बीटा होगा। अब चेक कर लेना। ऐसे ही गामा और अल्फा में जब करेंगे तो आएगा गामा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, आपको ये रिलेशन सीधे याद नहीं होते, लेकिन फिर बता दूं आपको जरूरत जो है वो इसकी पड़ेगी, ज्यादा जरूरत इसी की पड़ेगी जो मैंने बना दी है। बात समझ आ गई? अब इसको ढंग से नोट कर लेना। मैंने समझाते हुए सारा बताया तो आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी चीज क्या लिखी है, ठीक है ना? तो फटाफट से इसको लिखे सब लोग, ठीक है।
लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, आउटपुट इनपुट फिक्स है, ठीक है, लेकिन कॉमन कौन है ये आपको पता चलता है। अगर मैं बोलता हूँ कॉमन एमीटर है, ठीक है, तो उसमें ये तो क्लियर है कि एमीटर को क्यों क्या रखना है, कॉमन। अब बचे कौन, बेस और कलेक्टर। अब किसको इनपुट लेना है किसको आउटपुट लेना है ये फिक्स है, फिक्स किस आधार पर है, उनकी वर्किंग है। तो मुझे बताओ कॉमन एमीटर में एमीटर कॉमन हुआ, बचा कौन, बेस और कलेक्टर। करंट कौन सा ज्यादा होगा, बेस करंट या कलेक्टर करंट। तो इनपुट में बेस दूं यानी कम, और आउटपुट क्या मुझे कलेक्टर मिले यानी ज्यादा। तो अगर मुझे करंट ज्यादा बढ़कर के मिल रहा है तो क्या मैं इस मोड का इस्तेमाल एज एन एम्पलीफायर कर सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा था क्या कॉमन बेस को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें गेन कितना मिलेगा, लेस देन। जबकि कॉमन एमीटर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे। तो इसी सर्किट पे सारे सवाल होंगे 99%, और इसी सर्किट को कॉमन एमीटर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन बेस और कलेक्टर के भी यूज होते हैं, लेकिन वो यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, और वो यूज, ठीक है, इतने नहीं होते हैं जितने कॉमन एमीटर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी सी बात बस ये ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनल कॉमन है उसको छोड़ के बचे हुए दोनों इनपुट और आउटपुट होंगे, ठीक है। दोनों में से कौन इनपुट होगा कौन आउटपुट होगा वो तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉमन एमीटर पे सवाल है तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बेस इनपुट होगा, कलेक्टर आउटपुट होगा, ठीक है, क्योंकि बेस करंट कम होता है, कलेक्टर करंट ज्यादा होता है, हमें कम से ज्यादा चाहिए, ठीक है, ताकि गेन हो, ठीक है, इसलिए ये लॉजिक है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखें आप, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज, और इनको रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो लाइन छोड़ के आप इसको लिख लेना, रिजल्ट को घर जाकर ये कैसे बनाया मैंने पहला वाला वैसे दूसरा तीसरा आप बनाकर देखना, ठीक है। 2 लाइन छोड़ देना रिलेशन, फाइनल रिलेशन से पहले। इसको अब ये जो आर्टिकल है इसमें ये पूछता है, क्वेश्चन आते हैं हर साल कि बताओ इस सर्किट का करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, पावर गेन क्या होगा। तो अभी वोल्टेज और पावर गेन तो हमने लिखे नहीं, वो भी लिखेंगे बाद में, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर लिखेंगे। तो आज हमने बेसिक शुरुआत की, आज ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि अब बेसिक शुरू कर दिया है, ये फॉर्मूला लिख लिए। अगली क्लास में हम इसके भी सवाल करेंगे जो कि पेपर में आएंगे, और इसके अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांजिस्टर का जिससे सवाल आते हैं वो भी करेंगे। तो अगली मंडे की क्लास में हम न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर करेंगे जो कि पेपर में आता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अभी आज शुरुआत की थी इसलिए बेसिक से शुरुआत की, सिर्फ लिख ही रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाए। अच्छा, बीटा एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, मैं बार बार तो बोल रहा हूँ एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ, आउटपुट में ज्यादा मिलेगा इनपुट में कम मिलेगा, और वो वैल्यू देख के देखो चेक करो क्या हुआ, ऐसा है ऐसा वाकई में क्या है। बीटा का पूरा आईसी बटा आईबी, आईसी आईबी में से बड़ा कौन सा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 98, आईबी 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आईसी बटा आईबी तो बड़ा आएगा ही, कुछ गेन हमें मिलेगा ही मिलेगा। और गामा एक से बड़ा होता है छोटा होता है, गामा क्या होता है, आई ई बटा आई बी, वो तो बीटा से ही बड़ा। अरे गामा का तो 1 + बीटा लिखा भाई, बीटा से भी बड़ा हो गया, वो तो बीटा से एक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, फिर गामा भी बड़ा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये वैल्यूज देख के भी आपको हिंट मिलता है। आपको बोला करंट गेन 0.98 है,
कौन सा गेन है सोचो, अल्फा बीटा या गामा? सोचो वो क्या है, वो अल्फा है। 0.98 मतलब 1 से छोटा है, वो अल्फा ही होगा। ठीक है, क्या कॉमन कलेक्टर को देखो, सिर्फ गेन ही एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। इनपुट साइड में रेजिस्टेंस और आउटपुट साइड में ट्रांजिस्टर के कारण से ऑफर हुआ रेजिस्टेंस भी मायने रखता है। तो मैंने कहा ना, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर जो पार्ट है ना, ये बहुत वाइड है। इसमें हम सिर्फ एक बेसिक से नॉलेज ले रहे हैं कि हाँ यार, ये कॉमन एमिटर सर्किट को हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में भी यही है। वैसे ये दोनों लिख दिए क्योंकि इस पे कोई अल्फा और गामा की बात करेगा। अब जब अल्फा गामा की बात करेगा तो हमें पता तो होना चाहिए अल्फा गामा क्या होता है, और उन सर्किट्स के यूजेस नहीं है पहली बात तो हमारे कोर्स। और दूसरी बात ये भी कि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत वाइड फील्ड है। तो इंजीनियरिंग में 2 साल ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं सिर्फ, हमको 2 लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा ना, तो इसमें काफी चीजें आती हैं, बहुत सारी। एक छोटा सा डिवाइस नहीं है, पूरा कोर्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक छोटा सा डिवाइस है, छोटा सा एलिमेंट है, डिवाइस नहीं है। कैपेसिटर एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिस्टर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जितना बताया ना आपको, मैं बार बार हाईलाइट बोल रहा हूँ, ये वाला याद करो, बीटा कॉमन एमिटर, इस पे सवाल उठेंगे तो उसको ध्यान रखो आप। ठीक है, हाँ भाई लिखा, हाँ फर्स्ट क्लास में अगर हम लोग कलेक्टर की जगह एमिटर की जगह सेलेक्ट कर दें तो फिर उसका कोई यूज नहीं होगा, वो फिर वो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना। ठीक है, ये फिक्स है। अगर मैं बेस कॉमन रख रहा हूँ तो बचे एमिटर कलेक्टर में से एमिटर को इनपुट लेना होगा, कलेक्टर को आउटपुट होगा, यही तो याद रखने को बोला। वही तो बात है ना, उसका जो यूज है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। अपने सिर्फ बोलने से नहीं होता कि एमिटर में कलेक्टर में से चलो किसी को भी कलेक्ट करो, किसी को भी इनपुट रख लो, किसी को भी आउटपुट रख लो, ऐसा नहीं। एमिटर साइड को इनपुट रखेंगे, कलेक्टर साइड को ही आउटपुट रखेंगे। यहाँ तो मैं लॉजिक दे पा रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए इसका लॉजिक नहीं दे पाऊंगा। इसको मैं दे पा रहा हूँ लॉजिक, क्यों? अगर वैसे बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वो कुछ भी नहीं, कोई भी सर्किट काम का नहीं होगा। ठीक है, कॉमन एमिटर में साफ लॉजिक दिख रहा है कि बेस करंट इज लेस एंड आउटपुट कलेक्टर करंट इज हाई, तो हमें गेन करंट, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको कैसे यूज करेंगे एज एन एम्पलीफायर। बस तो ये लॉजिक है और इसी को हमको इस्तेमाल भी करते हैं। वो भी कलेक्टर भी एज एन एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको ही करते हैं, उसको नहीं करते, क्योंकि उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस की भी मैचिंग होनी जरूरी होती है। तो बोला ना, और भी चीजें हैं इसमें, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर के हैं वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन उसका हमें यहाँ रोल देखना ही नहीं आता हमारे स्कोप से ज्यादा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कॉमन एमिटर हमको पढ़ना है और इसमें इसी को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, हाँ भाई इसको लिख लेना, बेल हो गई है ना, इसको कंप्लीट कर लेना, इसको लिखे बिना बच जाना। ठीक है, हम अगली क्लास में आते ही इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एलपी के क्वेश्चन दिए हुए 51, 52, 53 ये सब करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो करवाऊंगा जिससे आपको एक लैंग्वेज का आइडिया लगेगा कि किस तरह की लैंग्वेज होगी और क्या क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एक बात, आप इसको देख करके डरना मत, ये चीज देख करके आप दिमाग में एक बात फिट कर लो कि एमिटर कॉमन है तो बेस कलेक्टर में से इनपुट कौन है, बेस। बस अगर आपको ये पता है कि बेस इनपुट और कलेक्टर आउटपुट का फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होगा गेन का, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, बस। और उसी में सवाल पूछेगा, आपसे सर्किट नहीं सोल्व करवाएगा भाई, बात समझ आई, सर्किट नहीं सोल्व करवाएगा। ठीक है, कि सर्किट में बताओ ये ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए तो इस पे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और